नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड हॉस्पिटल माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आजकल के जीवन में, और ये है योग और मानसिक स्वास्थ्य। ये एपिसोड हम लोग क्यों लेकर आए हैं? अक्सर हमारे जो मरीज होते हैं और उनके परिजन जो होते हैं, अक्सर जब हमारे क्लिनिक्स में इनकाउंटर होता है, हम लोगों से बातचीत होती है, तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या योग से मानसिक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? या कई बार लोग ये पूछते हैं कि क्या योग के सहारे दवाओं को छोड़ के ठीक रखा जा सकता है? या कुछ लोग हम लोगों से ये पूछते हैं कि क्या योग करके मानसिक बीमारियों को आने से रोका जा सकता है? साथियों, आज इसी सवाल को हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वैज्ञानिक तथ्य इस बारे में क्या कहते हैं। इससे पहले कि हम लोग वैज्ञानिक तथ्य पे जाएं, हमें कुछ योग के बारे में जो मूलभूत बातें हैं वो समझने की ज़रूरत है। साथियों, योग की जो पद्धति है, आप में से ज़्यादा लोग जानते होंगे कि इसकी जो खोज हुई, इसकी जो सृजन हुई, वो हमारे देश भारत में ही हुई थी। और ये आज ईसा पूर्व करीब 3000 साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने योग की पद्धति को एक जो प्राचीन जीवन शैली थी उसका अभिन्न अंग बताया। और अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो ऋषि पतंजलि ने ईसा पूर्व करीब 400 साल पहले अपने किताब में उन्होंने योग की मूलभूत अवधारणा का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि योग मुख्य रूप से 8 अलग अलग तत्वों से मिलके बनता है। उसे उन्होंने अष्टांग का नाम दिया। उसके कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, उसमें उन्होंने बात की आहार की, प्रत्याहार की, आसन, जो शरीर में अलग अलग पोस्चर से इसको हम लोग कहते हैं, उसको योग का एक पद्धति, उसे आसन कहते हैं। सांस की जो पद्धति है उसको प्राणायाम कहते हैं। इसी तरह से जो ध्यान होती है उसमें 2-3 अलग अलग तरह की पद्धति होती है। ध्यान होता है, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है उसे हम लोग समाधि कहते हैं। तो कुल मिला के 8 अलग अलग तरीकों को मिलाकर ये एक पूरी पद्धति जो बनती है वो अष्टांग, जो महर्षि ऋषि पतंजलि ने बताई थी। लेकिन आजकल के ज़माने में जो मूलभूत जो ज़्यादातर जो योग के जो शिक्षक होते हैं या जो योग की पाठशालाएँ होती हैं, वो मूलतः हठ योग पे काम करती हैं। अब हठ का मतलब अक्सर लोग जिद समझते हैं। यहाँ हठ का मतलब जिद नहीं होता है। हठ का मतलब ह से सूर्य, जब योग दर्शन होता है उसमें ह का मतलब सूर्य होता है और ठ का मतलब चंद्र होता है। तो बेसिकली जो मूलभूत रूप से हठ योग जो है उसमें कोशिश ये होती है कि सूर्य और चंद्रमा जैसे किस तरह से दिन और रात को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही ये जो योग है, हठ योग है, उसकी जो पूरी जो लक्ष्य है वो हमारे अंदर की जो बायोलॉजिकल रिदम होती है, हमारे अंदर की जो जैविक घटनाएं होती रहती हैं और बाहर की दुनिया में जो जैविक घटनाएं होती रहती है, उसमें योग के माध्यम से सामंजस्य बनाने का प्रयास होता है ताकि मुख्य रूप से हम स्वस्थ रह सकें। तो हठ योग जो आजकल मुख्य रूप से जीवन शैली में लोग ज़्यादा लोग योग को मानते हैं, उसमें 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान होता है। एक होता है आसन पे, जो शरीर के विभिन्न तरह के आसन आपने सुना होगा, पद्मासन, गौमुखासन, अलग अलग। दूसरा होता है प्राणायाम पे, सांस की शैली पे, सांस लेने देने, कैसे सांस लिया जाए, अलग अलग तरह के सांस लेने और छोड़ने की पद्धति होती है। और तीसरा मेडिटेशन, मतलब ध्यान पे। तो आजकल की जो शैली है मुख्यतः इन्हीं 3 चीज़ों पे मुख्य रूप से योग को केंद्रित करती है। साथियों, जब योग बना था तो योग को किसी बीमारी या स्वास्थ्य से नहीं जोड़ा गया था, उसे एक जीवन शैली का हिस्सा माना गया था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, सभ्यताएं बदली, समय बदला, तो अब पिछले 2 दशकों में योग को बहुत हद तक एक स्वास्थ्य के शैली के रूप में देखा जा रहा है और इसको मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता के रूप में देखा जा रहा है। और इसके पीछे वजह एक ये है कि महर्षि पतंजलि ने जो अपनी पुस्तक में लिखा था कि योग का एक काम एजिटेटेड, मतलब जो अंदर से जो मन अशांत है,
उसको शांत करना है। तो इसलिए योग को एक ऐसा देखा गया कि संभवतः योग के माध्यम से मन की बहुत सारी समस्याओं में मदद मिल सकती है। तो योग क्यों एक अच्छा हथियार साबित हो सकता है मानसिक समस्याओं में या मानसिक स्वास्थ्य के लिए, इसके पीछे कुछ आसान तथ्य हैं। उदाहरण के तौर पर योग एक ऐसी पद्धति है जिसकी जो स्वीकार्यता है वो विभिन्न तरह के कल्चरों में, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय में काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है योग की स्वीकार्यता दुनिया भर में बढ़ रहा है। और खासकर जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है दुनिया भर में, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है योग की स्वीकार्यता को बढ़ाने में। दूसरी ये कि योग को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा एक स्टिग्मा कहते हैं जिसको, कि वो जैसे साइकियाट्री की मानसिक बीमारियों की दवाइयों को लेकर बहुत लोगों के मन में बहुत तरह के अवधारणाएं होती हैं, नकारात्मक अवधारणाएं होती हैं। दवा की आदत लग जाएगी, दवा से मोटे हो जाओगे, दवा से बीमार हो जाओगे, किडनी खराब हो जाएगी, तरह तरह की गलत धारणाएं लोग बना के रखते हैं जो कि योग को लेकर लोगों के मन में नहीं होती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए करेंगे तो लाभ ही होगा, कोई नुकसान होने की आशंका नहीं है। तो योग की स्वीकार्यता जो बाकी तरीके के इलाज हैं मानसिक समस्याओं के, उसकी तुलना में बेहतर है। तीसरा है कि योग के जो टीचर हैं वो आसान है मिलना बनिस्बत के एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के। मानसिक रोग विशेषज्ञ की संख्या जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत लिमिटेड है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो उनकी उपलब्धता बहुत ही कम है, लेकिन योग के बारे में ऐसी बात नहीं है। आपको तकरीबन सभी जगह योग के शिक्षक मिल जाते हैं और आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से भी लोग जुड़ जाते हैं। इसकी एक और जो खूबी है योग की, वो है कि एक साथ समूह में लोग काम कर सकते हैं। जैसे जब आप क्लिनिक में मरीज बन के आते हैं दिखाने के लिए या उनके परिजन के साथ, तो एक डॉक्टर एक समय में एक मरीज देखते हैं, लेकिन योग एक साथ चूंकि लोग करते हैं तो एक साथ हम ज़्यादा लोगों को लाभ दे सकते हैं अगर योग की उपयोगिता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित हो जाए तो। उसके अलावा ये देखा गया है कि जब सभी लोग एक जगह बैठकर या खड़े होकर अपने अंदर के जो सोच विचार और जो भी उद्भाव रहते हैं और उसको जब बाहरी दुनिया से समन्वय करते हैं, तो वो जो लोग एक साथ वहाँ पे काम करते हैं, बैठते हैं, उनके एक दूसरे से जुड़ाव में भी बदलाव आता है, जिसे हम लोग कहते हैं सामूहिक अवचेतन। उसमें भी बदलाव आने की बहुत गुंजाइश रहती है, जिससे कि आपका समाज में कनेक्शन, कम्युनिटी कनेक्ट जिसको बोलते हैं, वो बेहतर हो जाता है। तो जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं, समाज से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये तो हो गई योग की आम बातें। अब आते हैं वैज्ञानिक तथ्य, क्या कहते हैं मानसिक बीमारियों में योग की उपयोगिता के बारे में। सबसे पहले आते हैं अवसाद के बारे में, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं आमतौर पे दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसाद है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक, मतलब अभी से 6 सालों के बाद आते आते अवसाद दुनिया की दूसरी सबसे बोझिल समस्या, स्वास्थ्य समस्या होने जा रही है। सभी बीमारियों में मिलाकर अवसाद को नंबर 2 की बीमारी होने की संभावना है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चिंता जताई जा रही है कि क्या हम अवसाद में योग की मदद से कुछ लाभ उठा सकते हैं। और इसमें बहुत सारे शोध हुए हैं, कुछ बहुत अच्छी गुणवत्ता के शोध भी हुए हैं, कुछ छोटे छोटे क्वालिटी के शोध हुए हैं। ये सभी शोध हमें ये बताते हैं कि अगर किसी गर्भवती महिला में हल्के फुल्के डिप्रेशन के लक्षण हैं, अवसाद के लक्षण हैं, तो उसे योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। उसी तरह से सामान्य लोगों में भी अगर हल्के और मध्यम दर्जे के अवसाद के लक्षण हैं, तो भी उनको केवल योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। और कई बार कुछ शोध हमें ऐसे बताते हैं कि दवाओं के चलने के साथ साथ अगर उसके ऊपर योग को, विशिष्ट तरीके के योग को जोड़ दिया जाए, तो दवाओं की गुणवत्ता और योग की गुणवत्ता दोनों मिलकर बीमारी को जल्दी और अच्छे तरीके से रिकवर करने में मदद करती है। डिप्रेशन के बाद जो दूसरी बीमारी जो बहुत आम होती है, वो कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स, घबराहट की बीमारी, बेचैनी की बीमारी, डर लगना, ऊंचाई का डर, कुछ हो जाने का डर, लगना कि मैं मर जाऊंगा,
अत्यधिक चिंता, दिमाग स्थिर नहीं रहना, ये समूह एंजाइटी डिसऑर्डर्स के समूह हैं। आम अवधारणा ये होती है कि चूंकि ऐसे लोगों का मन बहुत ही घबराया डरा रहता है तो शायद योग से इनको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन वैज्ञानिक शोध हमें ये बताते हैं कि एंजाइटी जब बीमारी का रूप ले लेती है, इतनी ज़्यादा होने लगती है कि आपके अपने सारे हथियार फेल हो जाते हैं उसको नियंत्रित करने में, ऐसे में योग की भी उपयोगिता बहुत ही सीमित हो जाती है। लेकिन हल्के फुल्के बेचैनी, घबराहट के लक्षण अगर हैं आपके, तो इसमें योग की उपयोगिता काफ़ी अच्छी हो जाती है। तीसरी जो बड़ी बीमारी मानसिक बीमारियों में होती है उसको स्किज़ोफ्रेनिया के नाम से जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया वो बीमारी है जहाँ व्यक्ति जो है एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, उसे तरह तरह के अव्यवहारिक सोच, डर लगना, भय लगना, शक होना, अपना नियंत्रण नहीं करना, ऊर्जा, इच्छा शक्ति का बढ़ जाना, इस तरह के लक्षण आते हैं। ऐसी बीमारियों में दवा कुछ हद तक काम करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसको हम लोग नेगेटिव सिम्टम्स के रूप में जानते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब हुआ कि व्यक्ति की चेतना में कमी, इच्छा शक्ति में कमी, उनमें उमंग की कमी, ऐसे लोगों के लक्षण जिसमें दवाइयों की भूमिका बहुत कम होती है। वैसे में जब योग की पद्धति को दिया गया शोध के माध्यम से, तो ऐसा देखा गया कि नेगेटिव सिम्टम जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ दवाइयाँ संघर्ष करती है, उन लक्षणों में योग को फायदेमंद पाया गया। उसी तरह से जब स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को योग से जोड़ा गया, उनके जीवन का हिस्सा बनाया गया, तो करीब 2 से 3 महीने तक इस पद्धति को अपनाने से उनके जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, जीवन की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो गंभीर मानसिक बीमारी है, उसमें योग की उपयोगिता वैज्ञानिक शोध ने स्पष्ट की है। जो चौथी बीमारी जिससे बहुत दुनिया के लोग प्रभावित हैं, वो है नशे की लत। आमतौर पर नशे की लत एक ऐसी समस्या है जिससे करीब करीब हर एक समाज, दुनिया का हर एक हिस्सा संघर्ष कर रहा है। ऐसे में जब शराब के मरीजों में योग का शोध हुआ, योग उनको कराया गया, तो देखा गया कि उनमें इसका काफ़ी लाभ हुआ। इसी तरह से जो ओपियोइड के मरीज हैं, जैसे ब्राउन शुगर, कोडीन, कफ सिरप जैसे जो ओपियोइड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके जो मरीज थे, उनमें जब दवाओं के साथ साथ योग को जोड़ा गया, तो ऐसा देखा गया कि ऐसे मरीजों को काफ़ी लाभ मिला। तो ये 2 नशे की लत की शोध हमारे पास मौजूद है, जिसमें ये इशारा करते हैं कि योग का फायदा इन 2 तरह के नशों में होता है। इसके अलावा जो चौथी महत्वपूर्ण बीमारी आती है, वो बुजुर्गों में भूलने की समस्या। शोध हमें ये बताते हैं कि जो बुजुर्गों में भूलने की समस्या होती है, अगर वो शुरुआत में ही हैवी है और अगर हम उसमें योग को जोड़ दें, तो बहुत हद तक उसके आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कम किया जा सकता है। तो बीमारी के रोकने में इसमें योग से मदद मिलती है। एक और तबका जो बहुत महत्वपूर्ण होता है हम लोगों के लिए, वो हमारे बच्चे होते हैं। अक्सर बच्चों में दवाओं की उपयोगिता सीमित होती है। बच्चे दवा को उसका साइड इफेक्ट का एक खतरा बना रहता है। बच्चे के अभिभावक भी दवा देने से कतराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये डर होता है कि दवा कब तक लेगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा हमारा बच्चा। ऐसे लोगों में देखा गया कि अगर बच्चों में हल्के फुल्के घबराहट, बेचैनी या अवसाद के लक्षण हैं, तो उसमें योग की उपयोगिता पाई गई। लेकिन वैसे बच्चे जिनमें अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, जिसको ADHD कहते हैं, जब बच्चा बहुत चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है, या फिर ऑटिस्टिक बच्चे जो आंख नहीं मिलाते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, ऐसे बच्चों में योग की उपयोगिता बहुत ही सीमित पाई गई। तो साथियों, हम लोग ये कह सकते हैं कि योग की उपयोगिता कुछ बीमारियों में अच्छी खासी है, और कुछ बीमारियों में योग की उपयोगिता जो वैज्ञानिक शोध बताते हैं, अभी तक के शोध हमें बताते हैं कि ये सीमित है। पर आने वाले समय में चूंकि विज्ञान अपने स्तर से चीज़ों को देख रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें योग के कुछ नए इंडिकेशंस भी मिलेंगे, जिससे कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में और मानसिक बीमारियों से लड़ने में हमें मदद मिलेगी। एक बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा कि कई लोग जब ये पूछते हैं कि क्या योग करके मानसिक बीमारी को आने से रोका जा सकता है, तो साथियों, चूँकि योग की बुनियाद ही यही है कि ये जीवन शैली है, इससे बेहतर तनाव प्रबंधन हो सकता है। हमारा आंतरिक जो वैज्ञानिक रिदम है
और दुनिया की जो वैज्ञानिक रिदम है ये इसमें समन्वय स्थापित करता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग शुरू से ही योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं उनमें तनाव प्रबंधन बेहतर रहता है। वो जल्दी विचलित नहीं होते जीवन की विषम परिस्थितियों में, और निश्चित तौर पे जब आपका तनाव प्रबंधन बेहतर है तो आपकी बीमारी से बचाव में भी इसकी भूमिका होती है। लेकिन ये कहना कि इसको करके पूरी तरह से सेफ आप हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, शायद ये बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो बीमारी के आने में निश्चित तौर पर विलंब तो किया ही जा सकता है। अब आते हैं कि जब हम योग की बात करते हैं तो क्या कोई भी आदमी कोई भी योग कर ले तो काम चल जाएगा? साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि योग एक तरह से एक पद्धति है और निश्चित तौर पे जब कोई भी पद्धति आप सही तरीके से करेंगे तभी आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। और आमतौर पे जब लोग ये समझते हैं कि योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो शोध ये भी बताते हैं कि कई बार अगर आपके योग की पद्धति गलत है तो उससे आपके शरीर को भी नुकसान हो सकता है और उससे आपकी बीमारी घटने के बजाय बढ़ भी सकती है। तो योग कितने दिन तक योग करने से कुछ फायदा मिल सकता है? क्या आप एक बार योग कर लेंगे तो आपकी बीमारी में आराम मिलने की उम्मीद की जानी चाहिए, या कितना दिन करना चाहिए? अक्सर ये सवाल उसके बाद दिमाग में आता है। जो वैज्ञानिक शोध हमें बताते हैं वो कहते हैं कि जो सेशन हो, जो योगा आप करें, तो कम से कम 1 घंटे का योग होना चाहिए, सप्ताह में कम से कम 3 दिन होना चाहिए, और लगातार इसको इस पद्धति से 2 से 3 महीने तक अगर आप लगातार ये करेंगे तब आप फायदे की उम्मीद रख सकते हैं। अगर इससे कम आप करते हैं तो शायद आपका किया हुआ योग उतना प्रभावी आपके लक्षणों में नहीं हुए। इसके अलावा अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरह की योग की पद्धति बताई गई है। चूँकि मैं योगा का मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैं उन पद्धतियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुख्य तौर पर सांस लेने की पद्धति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है, और उनका आसन के साथ सांस को किस तरह से लेना है, किस तरह से छोड़ना है, इसका बहुत महत्व है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मानसिक बीमारियों के लिए योग को अपने लड़ाई का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप योग को किसी योग विशेषज्ञ के निगरानी में ही सीखें, ताकि आपकी पद्धति सही हो। नहीं तो योग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे बहुत लोग बताते हैं कि योग करने से उनकी दर्द बढ़ गई, उन्हें दिक्कत आ रही है। तो इन चीज़ों में योग को अगर सही से किया जाए तो इन चीज़ों से, इन साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। साथियों, अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है करनी कि अक्सर जब मनोचिकित्सक के क्लिनिक होते हैं तो हम लोग मरीज से केवल दवा और लक्षण के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने माइंड हॉस्पिटल अपना बनाया है, और चूँकि हम लोग मरीज को भर्ती भी करते हैं, और हम लोग की पूरी कोशिश ये रही है कि योग की कैसे हम अधिक से अधिक मदद लें ताकि मरीजों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। और अभी तक के हमारे जो शुरुआती अनुभव बताते हैं कि अगर सही योग मरीज को सही बीमारी के हिसाब से कराया जाए तो निश्चित तौर पे उनको लाभ ज़्यादा मिलता है। और हम लोग निरंतर इसी दिशा में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि न केवल भर्ती मरीजों को, बल्कि वैसे मरीज जो ओपीडी में आते हैं, या कई मरीज ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि दवा ना के बराबर ली जाए, और कई ऐसे मरीज भी होते हैं जो दवा से बिल्कुल ही परहेज करते हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम अपने योग विशेषज्ञ से निरंतर संवाद बनाए हुए हैं कि किस तरह के वैज्ञानिक शोध हमें क्या बताते हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम बीमारी पे केंद्रित योग को शुरू करें, ताकि हम ये देख पाएँ कि योग करके ही क्या हम कुछ बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो पाए तो निश्चित तौर पे हम लोग एक इस दिशा में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के इस कवायद में आप लोगों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि बिना सहयोग के हम कुछ भी करने की दिशा में शायद आगे न बढ़ पाए। साथियों, आज के इस एपिसोड की कोशिश आपको योग
से जुड़े कुछ सवाल जो आप हमसे पूछते हैं उसके उत्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देने की रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायी साबित होगी। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आते हैं तो आप लाइक बटन दबाएं। अगर आपके मन में इसको लेकर कुछ सवाल हैं तो आप हमारे बॉक्स में नीचे लिख के भेज सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।